हेलो एवरीबॉडी, बिग गोल मेकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। और आशा है आप सभी बहुत बहुत खुश होंगे और लॉकडाउन की इस कठिनाइयां में आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे होंगे। तो चलिए, इसी प्रकार मैं आपके सामने लेकर के मौजूद हूं आज का आपका करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग देश विदेश के बारे में जान लेते हैं। तो चीन को सितंबर में ही कोविड-19 का पता था। जी हाँ, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो चलिए देखते हैं क्या है कि दावा किया जा रहा है कि चीन को पिछले साल सितंबर में ही कोविड-19 के बारे में पता चला गया था। सरकार ने संभावित खतरे को देखते हुए 18 सितंबर को वुहान एयरपोर्ट पर एक मॉक ड्रिल की थी, जिसमें कर्मियों ने मास्क और सुरक्षा उपकरण पहने हुए थे। यह एक महीने बाद विश्व सैन्य खेलों को ध्यान में रखकर किया गया था। 9 दिन चले खेलों में कई देशों के 10,000 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए थे और लौटने पर कई खिलाड़ी फ्लू जैसे गंभीर लक्षणों के बीमार पड़ गए थे। एक फ्रेंच खिलाड़ी को सांस की तकलीफ के बाद पेरिस के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसे कोरोना की पुष्टि हुई। 4 दिन बाद चीन ने नई बीमारी की सूचना डब्ल्यूएचओ को दी और इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठाया गया। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा जो आपका समाचार है, वो है आपका वुहान की लैब की लोकेशन अक्टूबर में बंद हो गई थी। जी हाँ, कोरोना की उत्पत्ति को लेकर वुहान का इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी संदेह के घेरे में है। मोबाइल लोकेशन डाटा के आकलन से यह खुलासा हुआ है कि इस लैब को अक्टूबर में बंद कर दिया गया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी इस घटना से संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा कर रही है, जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि इस लैब के उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में पिछले साल 7 से 24 अक्टूबर के बीच कोई मोबाइल सक्रिय नहीं हुआ था। हालांकि इस रिपोर्ट में पूरी प्रयोगशाला बंद होने या वायरस के लैब से पैदा होने की कोई सबूत नहीं मिले हैं, पर जो दस्तावेज मिले हैं उनके संकेत मिलते हैं कि लैब का कुछ हिस्सा बंद जरूर था। तो चीन से जुड़ी हुई साथ साथ लेके चलते हैं आपको एक और खबर के ओर। तो चीनी राष्ट्रपति ने देर से चेतावनी देने को कहा था। ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कोरोना को लेकर के। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने निजी रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम से जनवरी में बातचीत के दौरान कोविड-19 पर वैश्विक चेतावनी में देरी करने के लिए कहा था। जर्मनी की डेर स्पीगेल नामक समाचार पत्रिका में यह रिपोर्ट आई है। पत्रिका को यह जानकारी फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस बीएनडी से मिली है। बीएनडी के अनुसार 21 जनवरी को सी जिनपिंग ने टेड्रोस से इंसान में संचारित होने वाली इस बीमारी की बात को फैलने से रोकने के लिए कहा था। आइए देखते हैं, तो दूसरी न्यूज़ जो आ रही है वो है हिंद महासागर में प्राचीन अल नीनो पैटर्न पाया गया है। ठीक है, तो क्या होता है अल नीनो पैटर्न, पहले हम लोग जान लेते हैं। तो महासागर के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आने वाले बदलावों के लिए उत्तरदायी समुद्र घटना को अल नीनो कहा जाता है। अल नीनो समुद्री हवाओं की दिशा बदलने और कमजोर पड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्यों ये चर्चा में है। तो ग्लोबल वार्मिंग कारण हिंद महासागर में प्राचीन यानी पुराना अल नीनो जलवायु पैटर्न फिर से शुरू हो गया है, जिसके कारण वर्ष 2100 तक आते आते दुनिया भर में विनाशकारी बाढ़, तूफान और सूखा पड़ सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वर्ष 2100 तक विनाशकारी घटनाएं हो सकती है। अगर ग्लोबल वार्मिंग 2050 तक ऐसे ही जारी रही तो ये घटनाएं पहले ही हो जाएंगी। तो इस बात का पता एक अध्ययन में चला है। अध्ययन 2019 में किए गए शोध पर आधारित है, जिसे टेक्सास विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने नेतृत्व में किया गया था। इस शोध में हिंद महासागर से हिमयुग में संबंधित अल नीनो की खोज की गई थी। तो चलिए देखते हैं क्या है कि हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्र भी इसके कारण खतरे में आ गए हैं। तो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक भौतिक समुद्र विज्ञानी माइकल मैकफेडन ने कहा है कि मानव गतिविधियों से हुए जलवायु परिवर्तन से हिंद महासागर के आसपास रहने वाली आबादी को भी खतरा हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि सदी के अंत तक एक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ऐसे ही लगातार जारी रहा तो हिंद महासागर के आसपास के देशों जैसे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी अफ्रीका के लिए विनाशकारी साबित होगा। बाढ़, तूफान और सूखे जैसी घटनाएं होने की संभावना जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि नई योजना क्या है हमारे सरकार की, हमारे गवर्नमेंट की इंडिया में। तो रक्षा उत्पादों पर आत्मनिर्भरता बढ़ाने को मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि दुनिया के जो शीर्ष 10 देश हैं उनकी रक्षा
का खर्च क्या है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, आपका करंट अफेयर्स जो आज का है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दुनिया के जो 10 शीर्ष देश है उनका रक्षा खर्च क्या है। तो अमेरिका जो है वो पहले स्थान पर है, उसके बाद चीन, सऊदी अरब, भारत चौथे नंबर पर आता है, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया है। तो 2025 तक भारतीय सेना को आधुनिक बनाने के लिए 130 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बनाई गई है सरकार की ओर से। बहुत ही अ, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो 23 विदेशी कंपनियों के साथ करार भी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित 11वें डिफेंस एक्सपो 70 देशों की रक्षा उपकरण बनाने वाली 172 और भारत की 857 कंपनियां शामिल हुई हैं। इनमें से 23 कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के सरकार के साथ प्रदेश में रक्षा उत्पाद बनाने के लिए को लेकर काम किया है। मेक इन इंडिया के तहत 13 रक्षा उत्पादों की लॉन्चिंग भी हुई है। तो इससे फायदा क्या होंगे देखिए, तो बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। रक्षा विशेषज्ञ और भारतीय थल सेना से रिटायर्ड मेजर जनरल डी बख्शी ने हिंदुस्तान में ये जो किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा किया जा रहा है, ये कहा है उन्होंने, और उन्होंने बहुत ही सराहना की है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। सरकार देश के भारी भरकम रक्षा बजट को मेक इंडिया तहत लाकर रक्षा जरूरतों पर आत्मनिर्भर बनने की तैयारी कर रही है। इसके संकेत सीडीएस यानी जनरल बिपिन रावत ने दिए हैं। उन्होंने तीनों सेनाओं को रक्षा उत्पादों का आयात कम करने और मेक इन इंडिया के जरिए अपनी मांग को पूरा करने की सलाह ली है। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे अगला जो हमारा बहुत ही फेमस न्यूज़ है, बहुत ही तो सबसे बड़ी जो न्यूज़ है इसी प्रकार कि रांची समेत 15 शहरों के लिए कल से चलेगी ट्रेन। ठीक है, तो टिकट बुकिंग जो है वो आज से स्टार्ट हो गई है और ज़रूरत के अनुसार जो लेबर स्पेशल ट्रेन है वो भी चलेंगी। तो रेलवे जो है करीब 50 दिनों के बाद 12 मई से 15 जोड़ी यात्री ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू करेगा। और रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि आंशिक रूप से शुरू की गई यह सेवा पहले नई दिल्ली से रांची समेत देश के 15 प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए चलाई जाएंगी। इस ट्रेनों से लगभग कंफर्म टिकट वाले ही यात्री जा पाएंगे। इनके लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर 11 मई को शाम 4 बजे से बुकिंग हो गई। तो रेल मंत्री पीयूष गोयल, जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि रेलवे बारी बारी से यात्री ट्रेन शुरू करेगा। ये ट्रेन दिल्ली से शुरू होगी और देश के अलग अलग स्टेशनों तक जाएंगी। तो अभी तक आपको बताते चलें कि 366 श्रमिक स्पेशल ट्रेन रेलवे ने अब तक देश में चलाई है और 20,000 कोच कोविड-19 केयर सेंटर बनाए गए हैं। तो कौन कौन से रूटों में ट्रेन चलाई जाएगी वो भी देख लीजिए। तो ये ट्रेन नई दिल्ली से रांची, पटना, भुवनेश्वर, हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, मुंबई सेंट्रल, बेंगलुरु, बिलासपुर, सिकंदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मंडगांव, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए संचालित हो गई। तो दिशा निर्देश इसके लिए क्या क्या दिए गए हैं तो चलिए देख लेते हैं। तो ट्रेनों पर सिर्फ एसी कोच ही होंगे, जनरल या स्लीपर डिब्बे नहीं होंगे। कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही स्टेशन पर जाने की इजाज़त होगी। फेस मास्क पहनने वालों को ही प्लेटफॉर्म पर जाने का इजाज़त दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म टिकट स्टेशन पर नहीं मिलेगा, सिर्फ यात्री स्टेशन पर होंगे। बच्चों, बुजुर्गों समेत सभी को यात्रा की इजाज़त होगी। रेलवे तय करेगा ये चीज़ को। ठीक है, किराया को लेकर आईआरसीटीसी जल्द ही स्थिति स्पष्ट करेगी। यात्रियों को 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा और आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है। ठीक है, ट्रेन सभी स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। जिन स्टेशनों पर गाड़ी रुकेगी वहीं पर रुकना है उन्हें। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलती रहेंगी। तो लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है, अच्छी खबर नहीं है सॉरी, बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर आई है जो फिर से सिक्किम में भारत और चीन के बीच सैनिकों के बीच झड़प हो चुका है। तो चलिए देखते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं इस समाचार में क्या है। तो भारत और चीन सैनिकों के बीच लंबे समय के बाद फिर एक बार झड़प हो गई है। एक बार आपने देखा होगा पिछले साल ही न्यूज आई थी कि किस प्रकार जो सियाचिन में चीन और इंडिया के बीच में लड़ाई हुई थी थोड़ा बहुत। ठीक है, और इसमें दोनों तरफ के 1 दर्जन से अधिक सैनिक घायल हो गए हैं। ठीक है, हालांकि सेना ने यह दावा किया है कि मामले को सुलझा लिया गया है। तो मामला क्या है पूरा जान लेते हैं। तो सूत्रों के अनुसार नाकुला के पास शनिवार को यह घटना उस समय हुई जब चीनी भारतीय सैनिक क्षेत्र में गश्त कर
गश्त पर आ रहे थे। दरअसल सीमा स्पष्ट नहीं होने के कारण चीनी सैनिक उस क्षेत्र को अपना क्षेत्र समझ रहे थे और भारतीय सैनिकों ने रोका तो झड़प हुई और पत्थर फेंके गए। दोनों ओर से अतिरिक्त सैनिक बुला लिए गए। झड़प में दोनों तरफ के 1 दर्जन से अधिक सैनिकों के घायल होने की सूचना है। तो ये बहुत ही बुरी खबर है। इस प्रकार का अगर टकराव होता रहेगा तो फिर डेवलपमेंट में बहुत बाधा आती है। लोगों के जो सेना में हैं उन लोगों के आत्मबल को ठेस पहुंचता है। लेकिन फिर भी हमारे जो सैनिक हैं बहुत बहादुर हैं। उन्होंने चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया है, उनको अपना एरिया दिखा दिया है। तो इसी प्रकार आज का जो करंट अफेयर्स का न्यूज़ था वो समाप्त हो चुका है दोस्तों।